स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। आज हम लोग प्रत्यय और उपसर्ग क्या होते हैं, इनका निर्माण शब्दों के साथ जुड़कर कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे। ये तो आप जानते ही हैं कि शब्द क्या होते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। इन शब्दों में 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द 2 शब्दों के मेल से बनते हैं जो उसी अर्थ में समाहित होते हैं, लेकिन योग रूढ़ शब्द 2 शब्दों या शब्दांश के मिलने से बनते हैं और इनका विशेष अर्थ भी होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि योग रूढ़ शब्द वह होता है जो 2 शब्दों का मेल होता है या फिर शब्दों में अन्य शब्दांश का मेल होता है। अब यही शब्दांश क्या है, इसी के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों ही शब्द नहीं होते हैं, शब्दांश होते हैं। शब्दांश क्यों होते हैं? क्योंकि इनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता और ये मूल शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ में या तो परिवर्तन ला देते हैं या फिर उसमें विशेषता ला देते हैं। तो जो शब्दांश मूल शब्द के साथ जुड़कर उसमें परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, ऐसे शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं, एक तो उपसर्ग और दूसरा प्रत्यय। अभी इसमें हम लोग सिर्फ उपसर्ग के बारे में ही जानेंगे, प्रत्यय के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो उपसर्ग क्या होता है? दोनों ही शब्दांश हैं, उपसर्ग भी और प्रत्यय भी। अंतर ये है कि उपसर्ग जो शब्दांश है वो मूल शब्द के पूर्व में लगता है, पूर्व या पहले। इसको आगे नहीं कहेंगे। अगर आगे हम कहेंगे तो हमारा ये वाक्य अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि किसी शब्द के आगे लिखने का क्या मतलब हो जाता है, जैसे कोई शब्द बोला और उसके बाद क्या कहते हैं, आगे लिखो, मतलब उसके बाद का हो जाता है। तो उसके आगे नहीं बल्कि उसके पूर्व या पहले लगकर जो उस शब्द में परिवर्तन ला देते हैं या विशेषता ला देते हैं, तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। याद रखने वाली बात है कि शब्दांश का कोई विशेष अर्थ तो नहीं होता, लेकिन ये अपने आप में अर्थ जरूर रखते हैं और इन्हीं के आधार पर इनको मूल शब्द में जोड़ा जाता है। अब उपसर्ग होते कितने प्रकार? तो मूल रूप से उपसर्ग 3 प्रकार के पाए जाते हैं जो हमारे हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। एक तो संस्कृत के उपसर्ग, जिन्हें हम तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं, हिंदी के उपसर्ग और आगत उपसर्ग। आगत उपसर्ग बहुलतया से 3 प्रकार के होते हैं। एक तो उर्दू भाषा हमारे हिंदी में मिलजुल गई है, फारसी भाषा हमारे हिंदी में मिलजुल गई है और अंग्रेजी भाषा, क्योंकि ये तीनों ही विदेशी भाषाएं हैं और बहुत समय तक हमारे देश पर शासन करते रहे, तो हमारे हिंदी की भाषा में ये मिल के एक सार हो गए हैं और इसीलिए ये इस आधार पर 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं आगत के अंतर्गत: उर्दू, फारसी और अंग्रेजी। अब हमें उपसर्ग का प्रयोग करने के लिए
ध्यान रखना होता है कि जिस भाषा का शब्द है उसी भाषा का उपसर्ग उस शब्द के साथ प्रयोग करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे शब्द जो बनेंगे वो अर्थ का अनर्थ देंगे, मतलब जो हम अर्थ चाहेंगे उसका विपरीत अर्थ देने लगेंगे। तो संस्कृत के कुछ उपसर्ग हैं, जैसे अप, अधि, अति, अन। यहाँ अप उपसर्ग, अप का मतलब क्या होता है? अप का मतलब होता है अनुचित। अब यहां देखिए, अगर आप संस्कृत को मानेंगे तो अप मतलब हो जाएगा ऊपर, सॉरी इंग्लिश का, लेकिन हमारे संस्कृत में अप का अर्थ क्या होता है? अनुचित। अब इनसे बनने वाले जो शब्द बनेंगे वो किस प्रकार बनेंगे? अप मतलब अनुचित और मान मूल शब्द है, तो जब हम मान में अप शब्द जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा? अपमान। मतलब जो मान हुआ वो अनुचित हुआ, यानी अनुचित मान। अपमान यानी कि जो किसी को नीचा दिखाना। इसी तरह से अति, अति का अर्थ होता है बहुत, ज्यादा। तो अगर हम इसको आचार शब्द में जोड़ते हैं तो आचार में जब हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? शब्द निर्माण में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि शब्द कैसे बनते हैं, व्यंजन में जब स्वर मिलते हैं तो वो अपना मूल रूप खो देते हैं, स्वरों का रूप बदल जाता है। तो जब हम अति में आचार जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा अत्याचार। यानी यहाँ पे जो ये आ जुड़ रहा है और ई, क्योंकि उपसर्ग में अंत में ई है, तो अ और ई मिलके य बन जाता है। ये व्याकरण का नियम आप जानते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा, जो शब्द बनेगा वो अत्याचार। इसी तरह से अन, संस्कृत में अन का अर्थ, यहाँ हलंत है, अन और अन, ये देखिए दोनों है। अन में हलंत है और अन में हलंत नहीं है, यानी कि हिंदी का जो अन है इसमें हलंत नहीं है, लेकिन संस्कृत का जो अन है इसमें हलंत है। और दोनों का अर्थ होता है निषेध, मतलब नकारात्मक, अभाव का अर्थ देना। तो यहाँ जब अन लिखा हुआ है, सीधा मतलब है कि यहाँ तत्सम शब्द लगेंगे। जब हम अन आचार जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? अनाचार। तो यहाँ पे कौन सा अन आ रहा है? हिंदी का अ, न और आचार, क्योंकि अ और अ मिलके आ हो जाएगा तो अनाचार हो जाएगा। लेकिन जब हम अन जोड़ेंगे, यानी कि हलंत वाला अन जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा अन अंत। अंत जो है वो संस्कृत का शब्द है, यानी तत्सम शब्द है, और इसमें जब हम अंत जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अनंत या अनंत, ये हो जाएगा अनंत। तो आपने देखा कि यदि हम यहाँ ये अन उपसर्ग नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? तब ये हो जाएगा अन में जब अंत में जब हम ये वाला अन जोड़ेंगे तो अनांत हो जाए, अनाथ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे हमें पता चल रहा है कि अंत जो है संस्कृत का शब्द है, इसलिए हम इसमें ये वाला अन जोड़ेंगे, स्वर रहित अन, स्वर सहित अन नहीं जोड़ेंगे। तो ये सबसे ध्यान रखने वाली बात है
कि जब हम हिंदी और संस्कृत के उपसर्ग का प्रयोग कर रहे होते हैं तो हमें शब्दों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है कि वो शब्द संस्कृत का है या हिंदी का है। अगर संस्कृत का उपसर्ग जोड़ रहे हैं तो संस्कृत का ही शब्द होना चाहिए, हिंदी के उपसर्ग के लिए हिंदी का शब्द होना चाहिए। हिंदी में जैसे कु, यहाँ एक शब्द है कु जिसका अर्थ है, इस उपसर्ग का मतलब है बुरा। तो अगर हम एक शब्द देखते हैं कुलीन, अब इसमें संशय हो सकता है कि यहाँ कु है और लीन शब्द का भी अर्थ है। लीन मतलब उसमें रम जाना, समा जाना। तो यहाँ तो इस शब्द का भी अर्थ है, और जैसा कि नियम कहता है कि मूल शब्द, तो मूल शब्द लीन तो निकल रहा है। तो यहाँ पे कु जोड़ा जा सकता है क्या? क्योंकि कु उपसर्ग होता है हिंदी में। तो इसको हम इस तरह से देखेंगे कि कु का अर्थ होता है बुरा और लीन का अर्थ होता है उसमें रम जाना। अगर हम इस शब्द को इस हिसाब से, यानी कि कु को उपसर्ग मानकर जब हम अर्थ निकालेंगे तो क्या बनेगा? कुलीन मतलब बुरा, लीन हो, समा जाना, लीन हो जाना। तो ऐसा कोई शब्द होता नहीं है, इसलिए हम इसमें नहीं जोड़ सकते, क्योंकि लीन तत्सम शब्द है, लेकिन इसमें हिंदी के कु उपसर्ग को हम प्रयोग नहीं कर सकते। लीन संस्कृत का हो जाएगा और संस्कृत में कु उपसर्ग नहीं होता, इसलिए यह नहीं जुड़ेगा। इसके साथ कु के साथ क्या हो जाएगा? पुत्र। अब आप कहेंगे कि भाई पुत्र तो संस्कृत का है, लेकिन उसमें लगा। हाँ, लगेगा, क्योंकि हिंदी में भी पुत्र बोलते हैं, हिंदी में भी इसको प्रयोग करते हैं। और कु का अर्थ होता है बुरा और पुत्र का अर्थ होता है बेटा। तो जब हम कुपुत्र शब्द को लगाएंगे तो यहाँ बुरा पुत्र या बुरी संतान हो जाएगा, लेकिन कुलीन में जब कु को हम लगाएंगे तो वहाँ बुरा लीन होना, बुरा समा जाना, तो ऐसा कुछ शब्द नहीं होगा, वो निरर्थक हो जाएगा, जबकि ये कु सार्थक हो जाएगा। तो उम्मीद है इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं आगत उपसर्ग या उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्ग। गैर, गैर फारसी भाषा का शब्द है। इसमें जो शब्द जुड़ेगा वो फारसी भाषा का ही जुड़ेगा। जैसे वाजिब, गैर वाजिब, जरूरी, गैर जरूरी। इसी तरह से कम, ये उर्दू का शब्द है। कमसिन, कमजोर। इस तरह से इस शब्द का निर्माण होगा। और अंग्रेजी का जो है सब, याद रखिएगा कि सब शब्द जो है वो हिंदी में इसका अर्थ हो जाता है सब मतलब पूरा, कुल। लेकिन जब ये अंग्रेजी के उपसर्ग के रूप में काम करता है तो कैसे करता है? जैसे इंस्पेक्टर, तो इंस्पेक्टर शब्द में जब हम सब जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? सब इंस्पेक्टर। यानी कि सब का अर्थ यहाँ क्या? कम, छोटा। सब इंस्पेक्टर, और उससे ऊपर क्या होता है? इंस्पेक्टर। जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी। तो ये सारे शब्द इस तरह से प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, संस्कृत आदि के उपसर्गों को समझना होगा। इनमें कुछ विशेष होते हैं, जैसे हिंदी में कुछ और उपसर्ग होते हैं, अध, अप,
चौ, जैसे चौ का हिंदी में उपसर्ग होगा क्या, राहा, चौराहा। तो इस तरह से शब्दों का निर्माण होता है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको बहुत समझ में आया भी होगा और इसको आगे प्रयोग भी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रत्यय के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।